नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से एक नई सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि अभी तक नया आपको लगेगा। ठीक है, हिंदी का जो गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक है, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, संपूर्ण भी समझ सकते हो और पर महत्वपूर्ण बहुत समझ सकते हो। ठीक है, दोनों बातें एक से जोड़ के समझना। यानी कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण भी पढ़ाऊँगा, पर वो उस पे ज़्यादा फोकस होगा जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक रामचंद्र तिवारी से जितने कोई भी रचनाकार हो, कोई रचना हो, ठीक है, नहीं छूटेगा जो आने वाले एग्ज़ाम में या पूछे गए एग्ज़ाम में जो आपसे छूट जाए, जो मेरे नोट्सों में पीडीएफ में ना मिले। ठीक है, रामचंद्र तिवारी से ही बनाया है, पूरा का पूरा मैटर वहीं से है। और समझ लो कि थोड़ा सा क्या है कि पहले का विकास मैंने हटा दिया है, बस जहाँ से मेन ज़रूरी है निबंध के विकास को मैंने लिया पूरा। अभी पहले मैं निबंध साहित्य का विकास पढ़ाऊँगा, फिर इसी प्रकार से सारे विकास क्रम को आराम से हम लोग पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। रामचंद्र तिवारी हम कह सकते हैं गद्य साहित्य। अब अगर मेरी ही क्लासों से आप कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रश्न आने वाले भविष्य में भी नहीं छूटेगा जो इसमें ना मिले आपको। ठीक है, या फिर आप पेपर करके देख सकते हैं, बस रामचंद्र तिवारी से प्रश्न बना हो वो आपको मेरे नोट्सों में पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने सब अच्छी तरीके से व्याख्यायित करने के हर एक तरीके से मैंने इसको सोचा है। ठीक है, आप लोग ये सीरीज अगर आपके पास जब वीडियो आए तो पहली बात तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना मित्रों को जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो एक बात ये कमेंट करके बताना कि हाँ सर ठीक है, रामचंद्र तिवारी को आप पढ़ा दीजिए, और ये पढ़ने की मेरी इच्छा भी थी। ठीक, इसी प्रकार से मैं इतिहास और हैं रामचंद्र शुक्ल है, बच्चन सिंह है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनको पढ़ाने वाला हूँ क्रम वाइज क्रम। ठीक, तो पहले रामचंद्र तिवारी को पढ़ेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो यहाँ से हम निबंध साहित्य का विकास हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, आज निबंध गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में स्वीकृत है। बिल्कुल सही बात, निबंध क्या है, गद्य विधा है। किंतु संस्कृत में पद्यमयी रचना भी निबंध के अंतर आ जाती थी। जो संस्कृत की रचना का जो संस्कृत में जो पद्य जो रचना होती थी, यानी जो काव्य वाली जो रचना होती थी, वो भी निबंध के अंतर्गत आ जाती थी। इसीलिए सरस्वती के संपादन काल तक संस्कृत से पूर्ण परिचित हिंदी के पंडित भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाओं को निबंध कहते थे। ठीक है, याद रखना, सरस्वती के संपादन काल तक, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। ये निबंध के विकास की शुरुआत है। आज का हिंदी निबंध साहित्य संस्कृति की उस प्राचीन परंपरा से भिन्न है, याद रखना, जो कि क्या है, भिन्न है। जो आप हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं और जो प्राचीन निबंध थे उनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग है। ठीक है, देखो डॉक्टर वार्षण ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। वार्षण के शब्दों में क्या है, जो लक्ष्मी सागर वार्षण है, उन्होंने क्या कहा कि निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी, याद रखना, खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी, और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है। ये रामचंद्र तिवारी जो है कौन बता रहे हैं, डॉक्टर वार्षण। अब देखते हैं निबंध, प्रबंध और लेख में क्या है। ये सब आपको रामचंद्र तिवारी मिल जाएगा। निबंध, प्रबंध और लेख, इन तीनों के स्वरूप पर विचार कर लेने से निबंध की सीमाओं का सम्यक बोध हो सकता है। निबंध और प्रबंध ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि निबंध और प्रबंध ये दोनों शब्द क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत के शब्द हैं। जिस ग्रंथ में एक ही विषय के प्रतिपादन अर्थ अनेक व्याख्याएं संग्रहित होती थी उसे हम लोग निबंध कहते थे। क्या कहते थे, निबंध कहते थे। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र तिवारी क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रबंध का जो क्षेत्र है, प्रबंध का जो क्षेत्र है निबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक था। प्रबंध में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक मत संग्रहित होते थे। शाब्दिक, याद रखना, शाब्दिक अर्थ के आधार पर कसावट दोनों की विशेषता मानी जा सकती है। दोनों की विशेषता मानी जा सकती है। लेख का सामान्य अर्थ तो क्या होता है, लिखा हुआ। सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चा, लिखा हुआ।
किंतु विशेषतः जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श तथा मनोभाव के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे हम लेख कह सकते हैं। ठीक है, लेख कह सकते हैं, निबंध कह सकते हैं। अब देखो आगे देखते हैं कि निबंध, प्रबंध और लेख के लिए क्रमशः ऐसे, ट्रीटाइज और आर्टिकल शब्द प्रयुक्त होते हैं। निबंध के लिए ऐसे, प्रबंध के लिए ट्रीटाइज और लेख के लिए आर्टिकल। ये भी सब थोड़ा याद रखना, शब्द प्रयुक्त होते हैं। आजकल रेडियो की विस्तार के साथ वार्ताओं यानी का प्रचार भी बढ़ने लगा है। ये वार्ताएं लेख की विशिष्ट परिभाषा के अधिक निकट मानी जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखों से इनकी विभिन्नता इसी रूप में मानी जा सकती है कि इनमें एक विषय पर सीमित समय में ज्ञातव्य बातें कह दी जाती हैं। लेखों में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। यानी निबंध में क्या होता है कि सीमित समय में सारी बातें कहना होता है। ठीक है, लेखों से इनकी भिन्नता इसी रूप में मानी जा सकती है कि इनमें एक विषय पर सीमित समय में ज्ञातव्य बातें कह दी जाती है। सीमित होना चाहिए और सीमित शब्द होने चाहिए, समय भी कम होना चाहिए और ज्ञान की बात यानी जो आप कहना चाहते हैं सारी बातें भी कहते हैं। इसको कहते हैं संक्षेप में अपनी बात को पूरी कह देना। ठीक है, एक हिसाब से इसको निबंध कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं भारतेंदु युगीन निबंध क्या होते हैं। भारतेंदु युग में अंग्रेजी साहित्य के संपर्क, भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना के उदय, पत्र पत्रिकाओं के प्रचार तथा जनता के संपर्क में आने की ही साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप गद्य के एक नवीन विधा का स्वरूप सामने आया। ठीक, अच्छी बात है। इस नवीन विधान को हम निबंध की संज्ञा प्राप्त हुई। ठीक है, ये भारतेंदु युगीन की बातें हैं। विषय की दृष्टि से विचार करने पर इस युग में प्रधानतः दो प्रकार के निबंध दृष्टिगत होते हैं। याद रखना, अगर विषय की दृष्टि से देखते हैं किसमें भैया, भारतेंदु युग में। देखो क्या होता है, पहला कि ऐसे निबंध जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से, जिनमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि अनेक विषयों की चर्चा की गई है भारतेंदु युग निबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा खा क्या है कि ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए। ये दो प्रकार भारतेंदु युगीन निबंध की विशेषताएं हैं। आगे देखो, ये कुछ कवि हैं हमारे जो भारतेंदु युग में निबंधकार हुए हैं। बहुत ये समय भी इनका याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय सब लोग जानते हैं क्या है, 1850। बहुत अच्छी बात। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था, यह 1856 में। समय बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बार पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 में। लाला श्रीनिवास दास का 1851 में। राधाचरण गोस्वामी 1859 में। ठीक है, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या 1850, काशीनाथ खत्री 1849 तथा चंद्रभूषण चतुर्वेदी आदि लेखकों ने भी थोड़े बहुत निबंध लिखे हैं। तो कुछ बातें समझ लो, इसमें से आप सबके नहीं, इधर के सन याद नहीं होते पर इनके जरूर सन याद कर लो। भारतेंदु 1850, प्रताप 56, बालकृष्ण भट्ट 1844, प्रेमघन 55, प्रेमघन 55, प्रेमघन 55। ऐसा नहीं आती तो हमने बचपन में खूब घनों को देखा है, घने जंगलों को देखा, इस प्रकार से कुछ बना सकते हैं। घने बादलों को देखा है बचपन में, तो बचपन से 55 और प्रेम घन याद रखना, बिल्कुल नहीं बना। लाला श्रीनिवास दास 1851, जन्म कब हुआ था इनका, 1851। राधाचरण गोस्वामी 1859 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलो लाला श्रीनिवास दास के निबंधों को हम देखते हैं। सबसे पहली बात कि इन्होंने भरत खंड की समृद्धि, बहुत अच्छा निबंध है इनका, पूछा जा सकता है। भरत खंड की समृद्धि बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें पता है तुमको, भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमानहीन अवस्था का बड़ा ही विस्तृत एवं प्रभाव उत्पादक वर्णन किया गया है। यानी भरत खंड की जो समृद्धि है, इसमें क्या किया गया है, भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान
हीन अवस्था। पहली बात, भारत के प्राचीन की गौरव गाथा कही गई है, और जो इस टाइम वर्तमान में होने वाला ही, उस टाइम जो वर्तमान में हीन अवस्था थी, बहुत अवस्था अच्छी नहीं थी, ये बात कही गई। बड़ा ही विस्तृत और प्रभाव उत्पादक, जो बहुत प्रभावी रहा है, इसके बारे में कहा है, जो है भरतखंड मृत में। याद रखना, भरतखंड की समृद्धि, ये किसका निबंध है? लाला श्रीनिवास दास का। इसमें क्या किया गया है? भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान हीन अवस्था का बड़ा ही विस्तृत एवं प्रभाव उत्पादक वर्णन किया गया है। एक बात। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने याद रखना सदाचरण, क्या नाम है? सदाचरण नामक आचार संबंधी निबंध भी लिखा। तो एक भरतखंड की समृद्धि, सदाचरण, किसका निबंध है? किसका है बच्चा? लाला श्रीनिवास दास का। सदा समृद्धि बने, और ऐसे ऐसे व्यास पे याद कर सकते हो। मैं बताता हूँ, आपको पता है मेरा मन है कि मेरा निवास कहाँ होना चाहिए? भारत में। हालांकि है भी, सबका मन है कि भारत में क्या हो? निवास हो मेरा, और सदा मैं आनंद में रहूँ। तो याद रखना, श्रीनिवास की रचना भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण, ये दो निबंध किसके हैं? लाला श्रीनिवास दास के। चलो आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः यह बहुश्रुत व्यक्ति थे। याद रखना, बहुश्रुत व्यक्ति, बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना, बहुश्रुत शब्द, ठीक है, थे, और इनका अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी अच्छा था। ये भी याद रखना। बहुश्रुत व्यक्ति कौन थे? लाला श्रीनिवास दास। अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किसका अच्छा था? लाला श्रीनिवास दास। यह अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करते थे। कौन? लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें दो तीन बातें याद रखने। सबसे पहली बात बच्चा, लाला श्रीनिवास दास के निबंध कौन? भरतखंड की समृद्धि, ठीक है। इसमें क्या है? गौरव, भारत के प्राचीन गौरव की बात है। और दूसरा निबंध सदाचरण का, सदाचरण। दूसरी बात, ये बहुश्रुत व्यक्ति थे, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी इन्होंने किया था। एक बात। राधाचरण गोस्वामी आते हैं, इन्होंने क्या कहा? ने प्रायः कहते हैं कि सामायिक एवं सामाजिक विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। कौन? राधाचरण गोस्वामी। समसामयिक और सामाजिक विषयों पर ही निबंध लिखे हैं। यह वृंदावन से, याद रखना, वृंदावन से निकलने वाली मासिक पत्रिका, यह वृंदावन से पत्रिका निकलती थी, जो मासिक पत्रिका थी भारतेंदु। याद रखना, भारतेंदु संवत 1890 में लिखा करते थे। इनके निबंधों में मनोरंजन का पर्याप्त पुट लक्षित होता है। कौन? राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। इनकी भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। इनकी भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में? ये सोच के देखो, किसके बारे में हो रही है? राधाचरण गोस्वामी, ठीक है। दो ही तीन बातें याद रखनी है। फिर आते हैं अगले, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। सब रामचंद्र तिवारी से ज्यों का त्यों आपको खोलना है। देख, मैं बता देता हूँ, पेज नंबर उठा के, अगर किसी के पास ये बुक है, ठीक है, तो पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, वहीं से सब कुछ मिलेगा आपको। एक एक बात जो मैंने उठाई है, किसी को देखना हो तो यहाँ से उठाना। हाँ, पेज नंबर 74 से देखना, ठीक है। ये वाली बुक रामचंद्र तिवारी, ठीक है, यहीं से, क्योंकि उससे पहले कुछ खास नहीं था, निबंध से ही शुरुआत हमने की है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक थे। आपसे पूछा जाए हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। एक बात, इनके निबंध प्रायः इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। निबंधों के विषय क्या हैं? सामाजिक हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं। सामाजिक हैं, इनके द्वारा लिखे गए हैं। अच्छा, हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी? याद रखना, इनके कौन कौन से निबंध हैं मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के? हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, एक। बंधुत्व किसे कहते हैं, दो। खुशामद आदि निबंध अधिक प्रसिद्ध हैं। कौन? हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद, मिन्नत, खुशामद, और क्या क्या करूं, मर जाऊं, ठीक है। ये रात इंदौरी साहब का शेर है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद किसका निबंध है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का है। अगले निबंधकार आते हैं काशीनाथ खत्री, ने भी प्रायः नैतिक एवं सामाजिक विषयों पर ही लेखनी चलाई है।
नैतिक एवं सामाजिक विषयों पर ही लेखनी चलाई है। निबंधों के विषय क्या हैं इनके? स्वदेश प्रेम, कर्तव्य पालन और एवं विधवा विवाह। क्या है? विधवा विवाह आदि सामायिक हैं। स्वदेश प्रेम, कर्तव्य पालन एवं विधवा विवाह आदि सामायिक है। एक बात याद रखना। अगली बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल ने इन्हें मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कूट में स्थान नहीं दिया है। तो इन्हें मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कूट में स्थान नहीं दिया। इस बात को थोड़ा याद रखना। इसने रामचंद्र शुक्ल ने काशीनाथ खत्री के बारे में। चंद्रभूषण चातुर्वेद के निबंध में विषय की दृष्टि से अधिक व्यापकता है। देखते हैं इन्होंने, देखो कौन? चंद्रभूषण ने। इन्होंने बच्चा पर्व, त्योहार, यहाँ पे त्योहार गलत, ऐसे त्योहार लिखा जाता है, ठीक है, चलो कलम कोई नहीं। धर्म, कर्तव्य पालन, स्त्री महत्व, जात भेद आदि अनेक विषयों पर लेखनी चलाई, ठीक है। क्षमा, उपकार, छल आदि मनोविकारों पर भी आपने धार्मिक दृष्टि से विचार किया है। इनके निबंध देख लेते हैं चंद्रभूषण के कौन कौन है। नागरी नीरद, जो साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। निबंध ऊपर के हैं, पर्व, त्योहार, कर्तव्य पालन, स्त्री महत्व, जात भेद, क्षमा, उपकार, ये सब किस पत्रिका में होते थे? नागरी नीरद। नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी, याद रखना, नागरी नीरद इंपॉर्टेंट है। आगे जैसे ही बढ़ते हैं आ जाते हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में सबसे पहली बात देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या था? ये समाज सुधारक व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम महिमामय नहीं था इनका। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज समझ लो इस बात को कि समाज सुधारक व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम इनका महिमामय नहीं था। जैसे ही समाज सुधारक थे उसी प्रकार से इनका व्यक्तित्व साहित्य में भी बहुत अच्छा था। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, ठीक। इसी कारण इनके निबंधों में याद रखना समाज सुधार की समस्या ही अधिकतर सामने आई। अब पढ़ो, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण निबंध, ठीक है, जाति, इसी प्रकार से कई निबंध हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध को पढ़ोगे मजा आ जाएगा। विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में आपके विचार श्लाघ्य हैं। इस दृष्टि से इनका याद रखना भ्रूण हत्या शीर्षक एक निबंध है इनका, बहुत ही अच्छा। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भ्रूण हत्या। कौन सा है? भ्रूण हत्या। निबंध का नाम क्या है बच्चा? भ्रूण हत्या। क्या नाम है? भ्रूण हत्या। बहुत ही अच्छा निबंध है। शीर्षक लेख निबंध महत्वपूर्ण। इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक भी स्पष्टतया दिखाई जा सकती है। एक चीज मैं फिर कहता हूँ, भ्रूण हत्या नहीं बोलना है। किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अंग्रेजों से याद रखना, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जो, बहुत अच्छा कहता है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। शीर्षक निबंध में अंग्रेजों की मनोदशा का चित्रण बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। एक जो अभी हम इससे पहले निबंध देखें वो कौन सा था? भ्रूण हत्या। और एक और निबंध आ गया, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता है, भारतेंदु जी कह रहे हैं। भारतेंदु ने, याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सबको पता है, पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य सभी विषयों पर कुछ ना कुछ लिखा है। और आपको मैं बता दूं, ये देखो पहला ही निबंध आपके सामने लिखा है रामायण का समय, जो कि यूजीसी नेट वालों ने पूछ लिया है इसको। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका आदि ये पुरातत्व संबंधी निबंध है। रामायण, काशी, मणिकर्णिका ये पुरातत्व संबंधी निबंध है। याद रखना, रामायण, काशी, मणिकर्णिका पुरातत्व से संबंधित हैं। हमको पता है कि रामायण काशी की एक मणि भी है, ठीक है, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। अगला देखते हैं, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय आदि इतिहास संबंधी हैं।
कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय प्रोदय इतिहास संबंधी हैं। एक बात। दूसरा, तदि सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष आदि धर्म संबंधी निबंध हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब, इस बात को थोड़ा याद रखना, सब पूछे भी जा चुके हैं। अगला आते हैं संगीत सार और जातीय संगीत, ये भी पूछा जा चुका है। आदि कला संबंधी है निबंध, कैसा है, कला संबंधी। तथा हिंदी भाषा और नाटक आदि भाषा और साहित्य संबंधी निबंध विशेष रूप से लिखने हैं। एक हिंदी भाषा और एक नाटक, ये भी नाटक इनका एक निबंध है। इस बात का रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा कोई मुझे ये बता दे कि नाटक निबंध किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी भाषा निबंध किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उदय तदि सर्वस्व किसका निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कश्मीर कुसुम किसका निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बादशाह दर्पण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सब अच्छी तरीके से याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। और एक वैष्णवता और भारतवर्ष, ठीक है, ये भी निबंध नहीं भूलना है। अगली बात करते हैं तो इसमें कुछ और बात निकल के आती है कि आपने यात्रा वर्णन, ये रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं भारतेंदु जी से कि आपने यात्रा वर्णन तथा ऋतु वर्णन संबंधी ललित निबंध भी लिखे हैं। एक तो यात्रा से संबंधित, दूसरा ऋतु से संबंधित। आपके यात्रा वर्णन बड़े ही रोचक हैं, उनमें आपकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं गूढ़ व्यंग्य की प्रवृत्ति एक साथ लक्षित होती है। आज यात्रा साहित्य को गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है, ये भी सब लोग जानते हैं। एक बात समझते हैं थोड़ा, शैली की दृष्टि से आपने विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णात्मक, कथात्मक, विचार, भाव, आत्म और वर्णात्मक, कथात्मक आदि सभी शैलियों पे निबंध रचना की है किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगली बात करते हैं तो नाटकों का इतिहास विचारात्मक निबंधों में भी महत्वपूर्ण है। नाटकों का इतिहास, नाटक, ऐसे सब निबंध किसने लिखे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अच्छा, आगे बात करते हैं तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, सूर्योदय, ये भावात्मक निबंधों में प्रसिद्ध है। सूर्योदय जो इनका एक निबंध है वो भावात्मक निबंधों में बहुत प्रसिद्ध है, उसमें भाव बहुत अच्छे दिए गए, यानी भाव से जुड़ा, भावनाओं से जुड़ा है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक निबंधों की कोटि में आता ईश्वर बड़ा विलक्षण है। आपसे पूछेगा कि ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये इस जो निबंध का किस कोटि का निबंध है, तो आत्मव्यंजक है। बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वैद्यनाथ की यात्रा निबंध ये कैसे हैं, वर्णनात्मक हैं। कैसे हैं बच्चा, वर्णनात्मक हैं, बहुत अच्छी बात है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, कथात्मक निबंध भी याद रखना, इनका एक निबंध है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये कथात्मक निबंध है। कैसा निबंध है बच्चा, कथात्मक निबंध है। कैसा निबंध है बच्चा, कथात्मक निबंध है। इस प्रकार अपने युग की सभी प्रचलित शैलियों में निबंध रचना करके भारतेंदु ने अपने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। ये थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा, दूसरी बात मैं और आपको इसी साथ में बता ही देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, ठीक, अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, यूजीसी नेट के नोट्स और या फिर टीजीटी पीजीटी के नोट्स इसी फॉर्मेट में चाहिए, उसमें मैं रामचंद्र तिवारी को भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इस नंबर पे संपर्क करें 97 21 56 58 और बेटा 75, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के और नेट जेआरएफ के, उसमें आप, क्योंकि अब देखा जाए तो रामचंद्र तिवारी की आप अगर बुक खरीदने जाएंगे तो लगभग में 1200 के आसपास में है, ठीक है। तो इसीलिए नोट्स भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छी बात है। बाकी नोट्स भी आपको काम आएंगे, रामचंद्र तिवारी से ही बनाए गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र मूलतः रखना ये आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। बहुत अच्छी बात, ये आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। कैसे हैं भैया, आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से आत्मव्यंजक निबंधों की भी दो कोटियां हैं। कुछ निबंध तो ऐसे हैं, देखो कैसे हैं, जिनमें आत्मव्यंजना गंभीरता खोकर चुलबुलेपन के रूप में सामने आ गई है।
अब यही प्रश्न आपके सामने पूछा भी जा चुका है चुलबुला पर। कौन कौन सा? धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक। अब आपको पता है कि धोखा कभी वृद्ध देते नहीं हैं, और अगर वो धोखा देने की कोशिश करें तो उनकी हम लोग खुशामद भी कर सकते हैं। ठीक। अब बालक हमेशा दांत निकालते हैं, ये भी याद रखना। ये सब किस लिए? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं, बहुत अच्छे निबंध हैं। साथ ही कुछ निबंध ऐसे हैं, याद रखना, जिनमें आत्मव्यंजना की प्रधानता होते हुए भी गंभीर बना हुआ है, यानी जो गंभीरता बनी हुई है। जैसे कौन कौन से? आप, बात, भाव, नारी, ये सब पूछे जा चुके हैं, याद रखना। आप, बात, भाव, नारी आदि निबंध इसी श्रेणी में आते हैं, आत्मव्यंजना निबंध। विषय की दृष्टि से आपके निबंध प्रायः याद रखना सामाजिक ही हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण आपने समाज की रूढ़ियों पर चुभता हुआ व्यंग्य किया है। कैसा किया है? चुभता हुआ व्यंग्य किया है। कैसा किया बच्चा? चुभता हुआ व्यंग्य किया है। राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों पर भी आपने अपने ढंग से विचार किया है। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। देखो, जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जा सकता है, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र ये आत्मव्यंजक निबंधकार हैं, बालकृष्ण भट्ट बच्चा वस्तु व्यंजक निबंधकार हैं। कैसे हैं? वस्तु व्यंजक निबंधकार हैं। इनके निबंधों में बराबर गंभीरता के दर्शन होते हैं। जैसे एक तो संस्कृत एवं अंग्रेजी दोनों पर अधिकार तथा स्वर्गवास से विचारशील होने के कारण यह गंभीरता स्वाभाविक भी है। यह गंभीरता स्वाभाविक भी है, याद रखना। किंतु यह गंभीरता आचार्य शुक्ल की गहन विचार गुम्फन परंपरा से भिन्न है, क्योंकि समय समय पर भट्ट जी की खींच, याद रखना, खींच, झुंझलाहट, आक्रोश, भावावेश, खरापन विचारों की गंभीरता को हटाकर सामने आ जाता है। ठीक है, आ जाता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। आक्रोश, भावावेश, खरापन विचारों की गंभीरता को हटाकर सामने आ जाता है। आगे बात करते हैं तो मनोविकारों पर विचार करते हुए आप अवश्य कुछ गहराई में उतरने की चेष्टा करते हैं, किंतु वहां भी आपका नैतिक दृष्टिकोण विषय की मांगलिक परिणति का आकांक्षी प्रतीत होता है। वस्तुतः सामान्य पाठकों का निरंतर ध्यान रखने वाला लेखक अधिक गंभीर हो भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं तो आपने विचारात्मक निबंधों के अतिरिक्त भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे हैं। भावात्मक, कथात्मक, वर्णनात्मक, ठीक है, बहुत ही अच्छे निबंधकार हैं, याद रखना। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। भावात्मक निबंधों में देखो, ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध याद रखना। प्रताप नारायण मिश्र आप में लगे भी हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो इनसे रामचंद्र तिवारी से पढ़ लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। क्या कहते हैं कि भावात्मक निबंधों में चंद्रोदय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चंद्रोदय निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र। चंद्रोदय प्रताप नारायण मिश्र, ऐसा नहीं आ सकता तो चंद्रमा में कोई ताप ही नहीं होती है, सबसे ज़्यादा ताप कहाँ होती है? सूर्य में। याद रखना, चंद्रोदय प्रताप नारायण मिश्र। इसी प्रकार संसार महानाट्यशाला पूछी जा चुकी है, संसार महानाट्यशाला पूछी जा चुकी है प्रताप नारायण मिश्र की, तथा प्रेम के बाग का सैलानी पूछा जा चुका है प्रताप नारायण मिश्र का। निबंध वर्णनात्मक माने जा सकते हैं। एक चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला और प्रेम के बाग का सैलानी निबंध कैसे हैं? वर्णनात्मक है। चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, ये कैसे हैं? वर्णनात्मक हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं और वर्णनात्मक, ये भावात्मक निबंध है। क्या? अच्छा, वो सॉरी बच्चा, सॉरी। भावात्मक निबंधों में चंद्रोदय, याद रखना, भावात्मक निबंधों में चंद्रोदय है। बाकी संसार महानाट्यशाला, प्रेम बाग का सैलानी और ये दोनों, ये वर्णनात्मक है। बहुत अच्छे निबंध, याद रखना। एक अनोखा स्वप्न नाम से आपका एक कथात्मक निबंध भी है, एक अनोखा स्वप्न।
बिल्कुल स्वप्न एक अलग अंदाज का स्वप्न होगा, वो अनोखा है, वो कथात्मक है। कैसा है निबंध बच्चा? कथात्मक है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपके विचारात्मक निबंध 3 श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से देखते हैं भैया, कौन कौन से? पहले तो प्रथम कोटि उन निबंधों की है जिनके विषय तो व्यवहारिक जीवन से लिए गए, जिनके विषय कहाँ से लिए गए हैं बच्चा? व्यवहारिक जीवन से लिए गए हैं, किंतु उनका प्रतिपादन विवेचनात्मक ढंग से साहित्यिक पद्धति पर हो रहा है। कौन? प्रथम कोटि के उन निबंधों की है जिनके विषय तो व्यवहारिक जीवन से लिए गए हैं, किंतु उनका प्रतिपादन विवेचनात्मक ढंग से साहित्यिक पद्धति पर हुआ है। कौन? माता का स्नेह, एक बार। दूसरा आंसू, आंसू निबंध भी है, आंसू काव्य भी है। जयशंकर प्रसाद का आंसू निबंध है, प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है। लक्ष्मी, काल चक्कर का चक्कर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। काल चक्कर का चक्कर पूछा जा चुका, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध। निबंध इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी कोटि के वे निबंध आते हैं जिनके विषय साहित्य से संबंध है और जिनका प्रतिपादन भी साहित्यिक पद्धति पर ही हुआ है। कैसे? बहुत अच्छा कथन। क्या प्रताप नारायण मिश्र ही थे यार? साहित्य जन समूह का विकास है। हाँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं ये वाली बात। साहित्यिक पद्धति पर साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, ये निबंध, ये याद रखना। वैसे कथन तो शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, शायद इसी प्रकार से, हाँ शायद महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है, पर निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। शब्द की आकर्षण शक्ति, शब्द की आकर्षण शक्ति और प्रतिभा, और क्या है? प्रतिभा। दूसरा क्या है? माधुर्य, और क्या है? माधुर्य। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, प्रतिभा, माधुर्य। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, प्रतिभा, माधुर्य। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, याद रखना। साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, ये भी याद रखना। आदि निबंध इसी श्रेणी में परिणत हो सकते हैं। एक बार तीसरी कोटि के वे निबंध आते हैं, याद रखना, जिनका संबंध हृदय की वृत्तियां या मनोविकारों से। कैसे? आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, और क्या है? विश्वास। क्या है बच्चा? विश्वास। और क्या है? बोध। आज ऐसे हैं, ऐसे ही निबंध है। यह ध्यान रखना होगा कि इन वृत्तियों का विवेचन व्यवहारिक है। कैसा है बच्चा? व्यवहारिक है। जीवन के अनुभवों के आधार पर नैतिक दृष्टिकोण से ही हुआ। ये भी याद रखना। विषय की दृष्टि से याद रखना कि भारतीय युगीन अन्य लेखकों की भांति आपने भी धर्म, समाज, राजनीति एवं राष्ट्रीयता को ही अपना वर्ण एवं विवेच्य विषय बनाया है। प्राचीन संस्कारों के प्रति आपका प्रबल आकर्षण था, किंतु सामायिक विचारधारा एवं जीवन संघर्ष से भी आप उदासीन न थे। आप में याद रखना, आप में विशेषता यह थी कि भावावेग के स्थान पर स्थिरता एवं धैर्य रखना आप अधिक श्रेयस्कर मानते थे। ये हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी। अगले कवि आते हैं हमारे, कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके बारे में भी जानना जरूरी है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, समझे इस बात को थोड़ा, कि भारतीय युग के प्रमुख सामाजिक जो निबंधकार कहे जा सकते हैं। कौन? प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो कैसे थे? भारतीय युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार कहे जा सकते हैं। कैसे हैं? प्रमुख सामाजिक निबंधकार हैं। कैसे हैं? सामाजिक निबंधकार हैं। ठीक, कौन कौन सा देखो। एक तो बच्चा धर्म, सभ्यता, समाज। धर्म, सभ्यता, समाज आदि पर विचार करने के साथ ही आपने अपने निबंधों में समसामयिक राजनीतिक आंदोलनों पर भी निर्भीकता के साथ लेखनी चलाई। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर।
गवर्नमेंट की लड़ाई, याद रखना। अगली बात आते हैं गवर्नमेंट की लड़ाई। आग निबंधों में आपने देश की राजनीतिक स्थिति को प्रकाश डाला। देखते हैं थोड़ा अगला निबंध क्या है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। ये सब निबंध किसके हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन के। आग निबंधों में आपने देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। ठीक है। अच्छा, ये देखो, नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बिनी नामक पत्रों में आपके निबंध बिखरे पड़े हैं। किसके? प्रेमगन के। और यही आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन भी कौन थे? प्रेमगन जी, जो कि इस बार के एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछा गया है। आलंकारिक कलात्मक शैली के लिए प्रेमगन जी ने सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, ये थे हमारे कुछ। अच्छा, देखते हैं भारतीय युगीन निबंधों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। ये जो हम विशेषताएं पढ़ लेंगे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारतीय युग में याद रखना कि गद्य की यानी सभी विधाओं की तुलना में निबंध रचना अधिक हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, ये पॉइंट आपसे पूछता है ना, भारतीय युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ऐसे कथनों में आ जाता है, तो यहाँ से आपके सही होंगे कि भारतीय युग में गद्य की अन्य सभी बहुत भी विधाएं खेली गई, लिखी गई, पर उसमें सबसे ज़्यादा विधा कौन सी प्रचलित हुई? निबंध रचना। कौन सी? निबंध रचना। ठीक है, अच्छी बात है। अगली बात करते हैं। उपयुक्त सभी निबंधकारों ने, याद रखना, पत्र पत्रिकाओं में सामायिक विषयों पर जो है प्रभुत निबंध लिखे। एक बार याद रखना, पिछला शायद 2023 में इसका पेपर उठाना, उसमें ये सब बातें उसमें ऐसे ज्यों के त्यों वहाँ पे लिखी गई हैं। पेपर उठा के देखना, सब मिल जाएगा। इस युग के निबंधों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं लक्षित होती हैं जिन पर हमारा ध्यान बरबस चला जाता है। इस युग के प्राय याद रखना सभी निबंधकार पत्रकार, ये ऐसे ठीक ऐसे प्रश्न आया है विशेषताओं में। भारतन हरिश्चंद्र के साथ भारतीय युग के बारे में पूछा गया था कि इस युग के प्राय सभी निबंधकार पत्रकार भी थे, अतः निबंध लिखते समय वे सदैव पाठकों का ध्यान रखते थे। भारतीय युग के लेखक, फलस्वरूप इस युग के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच में एक प्रकार की आत्मीयता के दर्शन भी होते हैं। ये भी याद रखना। इस युग के निबंधों में याद रखना राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार एवं देश प्रेम की प्रवृत्तियों का प्रकाशन सर्वाधिक हुआ है, किंतु बीच बीच में राजभक्ति का स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस बात को थोड़ा अच्छा, अगली बात करें तो यहाँ पे ये भी थोड़ा देखना है कि आत्मा अभिव्यक्ति की प्रधानता के कारण इस युग के निबंधों में रोचकता अधिक आ गई है। ये भी देख लेना थोड़ा। अगली बात करें तो साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में इस युग के निबंधों का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। अगली बात करते हैं तो देखो, विषयों की अनेक रूपता, देखो सब ध्यान रखने लायक हैं। विषयों की अनेक रूपता और इसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। विषयों की अनेक रूपता, इसके फलस्वरूप निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों का उदय इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। बहुत ध्यान रखने लायक ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य के विकास एवं समृद्धि में भी भारतीय युगीन निबंध साहित्य गद्य की अन्य विधाओं से कहीं अधिक आगे रहा है। हिंदी गद्य के विकास और समृद्धि में भारतीय युगीन निबंध साहित्य गद्य की अन्य विधाओं से कहीं आगे। सीधी सी बात है, निबंध सबसे आगे भारतीय युग में लिखा गया। ठीक है, उपयुक्त विशेषताओं को देखते हुए तथा निबंध साहित्य की प्रचुरता पर ध्यान देने पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, देखो क्या कहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन है। कौन सा कथन है? बहुत अच्छा ये कथन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है कि जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में बेटा नहीं मिली। इस बात को याद रखना। द्विवेदी युग का निबंध साहित्य, ये भी देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं द्विवेदी युग में रचनाकार कौन कौन से हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक तो बच्चा आता है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 में हुआ। अच्छी बात है। अगले आते हैं गोविंद नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1859 में हुआ था।
तीसरे आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म 1865, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माधव प्रसाद मिश्र 1871, मिश्र बंधु इन्हीं श्याम बिहारी 1873, ठीक है, याद रखना। सुखदेव बिहारी 1878, गोपाल राम गहमरी 1856 का जन्म। सरदार पूर्ण सिंह आपको पढ़ना है इनके बारे में 1881, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, बाबू श्याम सुंदर दास 1825, इनके सबके समय ध्यान रखने हैं, कहीं नोट करो, याद करो कि मैं कल याद कराऊंगा। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी 1875, रामचंद्र शुक्ल 1884, पद्म सिंह शर्मा 1876, ठीक है, और तथा कृष्ण बिहारी मिश्र 1890, बाबू गुलाब राय 1888, ठीक है, और भी हैं कुछ, ठीक है। इन प्रमुख लेखों के अतिरिक्त तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में अनेक छोटे बड़े निबंध लेखों की रचनाएं बिखरी पड़ी हैं। इनमें पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री भी हैं, माधवराव सप्रे हैं, और कौन है बच्चा, सत्यदेव हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, काशी प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, लालता प्रसाद शर्मा, थोड़ा ध्यान रखने लायक है सब बातें, लक्ष्मण गोविंद आटले, संतराम लक्ष्मीधर वाजपेयी, जनार्दन भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट, हनुमान प्रसाद पोद्दार, ठीक है, और राम नारायण मिश्र, वैकुंठ नारायण तिवारी और ब्रजरतन दास, इतने हमको पढ़ने हैं। और भी हैं बनारस दास चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, मन्नन द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। ये मत सोचना इनको मैं अभी दोबारा जब पढ़ाऊंगा द्विवेदी युग को फिर से कल पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से, एक एक रचनाओं में इनको याद करा के तब आपको मैं मानूंगा, ठीक। एक एक कवियों को ऐसे गाते फिरोगे, पर धैर्यता के साथ हम लोगों को पढ़ना है। इसलिए आज पहली क्लास तो मैंने कम बनाई है, भारतीय निबंधकारों को मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ जाए, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब लोग क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों को जो टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी को भी पढ़ाऊंगा, रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ाऊंगा, बस क्रम वाइज हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हमारी विराम।